कोटा। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तारीख है 10 और बार है शनिवार, यानी वीकेंड है और बहुत सारी खबरें हैं सर। और दिन भर अफवाहों का बाज़ार जो है वो भी बड़ा गर्म रहा। क्या कुछ होने वाला है, गंगापुर बंद रहेगा, चालू रहेगा, क्या गाइडलाइन रहेगी, उन सवालों का जवाब भी हम आपको बिल्कुल क्लियर देंगे, क्योंकि हम लाइव लेंगे एडीएम महोदय को। और आपके जितने भी सवाल आपके जहन में है ना, उनका सब का हम बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, दिन भर जो अफवाहें चली थी तो मैंने भी लाइव आकर के आपके वो जो दिमाग का कन्फ्यूज़न था वो दूर किया, क्योंकि 2:30-3 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि गंगापुर कल बंद रहेगा या नहीं रहेगा। आनन फानन में प्रशासन ने एक डिसीजन लिया और 4:15 बजे तक ये आदेश जारी हो गए। लगभग 6 बजे तो ये आदेश जारी हुए हैं लिखित में कि हाँ, कल गंगापुर में भी साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा, यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान कल बंद रहेंगे। गंगापुर सिटी में भी, बामनवास में भी, वजीरपुर में भी। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ें। बामनवास, वजीरपुर भी इसमें शामिल है। व्यापारियों से वार्ता करने के बाद में स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो 2:30-3 बजे तक जब हमारे पास नहीं थी कोई रिपोर्ट, तो मैंने सवाई माधोपुर जिला प्रशासन से इस बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिला स्तर पर तो ये फैसला लिया गया है, यानी जिला मुख्यालय पर तो, लेकिन गंगापुर सिटी में अभी व्यापारियों से बात करने के बाद फैसला होगा। और जैसे ही कोई फैसला हुआ तुरंत हमने वो भी आपको लाइव दिखा दिया। कुल मिलाकर के पल पल की अपडेट जी न्यूज़ पोर्टल आपको लगातार देता रहा है और देता रहेगा। लेकिन प्रशासन से भी हमारी ये अपेक्षा है और ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, जब कोरोना का काल था ना और एसडीएम विजेंद्र जी थे, तब भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ एक बुलेटिन डेली जारी होना चाहिए शाम को कि आप क्या कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोगों में पैनिक रहता है और लोगों में एक अफवाह का माहौल रहता है, एक भ्रम की स्थिति रहती है। तो आपका क्या जा रहा है, एक बुलेटिन अगर डेली आप कर दें तो जारी कि सर कल के लिए ये गाइडलाइन है, या ये कुछ नया हम कर रहे हैं, या ये कुछ नया बदलाव किया है, तो वो पब्लिक के पास में आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी न्यूज़ पोर्टल को गंगापुर सिटी और आसपास लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति देखता है। तो हमारे पास दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं सर कि सबसे ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं सर कल क्या होने वाला है। उन्हें बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल है ना, उनसे ज़्यादा विश्वसनीयता जी न्यूज़ पोर्टल पर लगती है। और हम भी कोशिश यही करते हैं कि सही और परफेक्ट खबर जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप शुरुआत करिए शेयर करने की, फटाफट शेयर करिए खबरों को, क्योंकि एडीएम साहब को हम लाइव लेंगे और आज उनसे बात करके और हम इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है। सब्जी की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, मेडिकल है, क्या रहेगा चालू और क्या रहेगा बंद, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपकी एडीएम साहब से बात करवा देता हूँ। तो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात, क्या कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है, वो तमाम चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हेलो एडीएम सर नमस्कार। नमस्कार सर, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप लाइव हैं सर इस वक्त। हाँ बोले। सर, कल को लेकर के काफ़ी सारा जो कन्फ्यूज़न था, वैसे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न लाइव में ही हमने ख़त्म कर दिया था जब हमने शाम को आपकी बाइट दिखाई थी। लेकिन जैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पर्टिकुलरली बैन लगाया गया है? देखिए, प्रत्येक शनिवार को रात को 9 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक, ठीक है, सारे बाजार, दुकानें, ठीक है ना, व्यापारिक प्रतिष्ठान में अवकाश रहेगा, अर्थात ये बंद रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें फल, सब्जी, ठीक है, दूध और दवाइयाँ, इसको साप्ताहिक बंद से छूट रहेगी, अर्थात हर रविवार को ये खुले रह सकेंगे। सब्जी की दुकानें खुलेंगी, दूध की दुकानें, फल खुलेंगी और मेडिकल और दवाइयाँ, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। पहले दूसरी बात, जो नगर परिषद गंगापुर सिटी की नगरीय सीमा है, उसमें रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, यानी लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद नहीं। सुनिए, उसमें छूट क्या रहेगी जी? जो ऑनरेबल डीएम साहब का आदेश है उसके मुताबिक उसमें छूट ये रहेगी, जैसे कोई नाइट शिफ्ट में फैक्ट्री में काम करता है,
ठीक है ना, तो जैसे फैक्ट्री से छूट के आया ये जा रहा है तो वो आना जाना परमिटेड रहेगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे सामान को लोड करने के लिए ट्रांसपोर्टर है, जैसे सामान ला रहा है, गाड़ी ट्रक ले जा रहा है, तो वो भी आ जा सकेंगे। ठीक है ना। और स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिर या यात्री हैं, मेडिकल की दुकान वाले आ जा सकेंगे। ठीक है ना। जो इमरजेंसी सेवाएं वाले हैं ना वो अलाउड है, बाकी सब आवाजाही पर रोक रहेगी रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। अच्छा, इस दौरान सर अगर जैसे स्टेशन पर कोई यात्री मुसाफिर जा रहा है तो कोई रोक टोक? अलाउड है, सुनो, वो अलाउड रहेगा। जैसे रात को कोई ट्रेन से बैठ गया, ट्रेन से आया, वो अपने घर जा रहा है, या जैसे करौली से और वो लाल फोर्ट जा रहा है, ठीक है ना, वो तो जैसे गंगापुर सिटी होके जा रहा है तो वो तो जाएगा, उसको दिक्कत थोड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब इसके अलावा सर बामनवास और वजीरपुर उपखंड में भी क्या यही प्रोटोकॉल रहेंगे? देखिए, ये ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने पूरे जिले के लिए तो है ना, जो साप्ताहिक अवकाश और साप्ताहिक बंद रखा जाएगा ना रविवार को, ये तो पूरे जिले के लिए आदेश किया है। ठीक है ना, उसमें बामनवास और वजीरपुर भी शामिल है। और रात्रिकालीन कर्फ्यू है ना, जो सवाई माधोपुर नगर परिषद की नगरीय सीमाओं में, गंगापुर सिटी नगर परिषद की नगर सीमाओं में प्रभावी रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारी रिक्वेस्ट थी एडीएम सर, जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर प्रशासन के द्वारा समय रहते कोई बुलेटिन डेली अगर जारी कर दिया जाए जब भी हम कोई तब्दीली करें, तो इससे क्या है, एक तो लोगों में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और लोकल मीडिया को इस बारे में तुरंत अगर सूचित कर दिया जाए तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो इस पर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन गौर करे सर। वो हम करेंगे, लेकिन मैं निवेदन कर दूं आपको जी, मीडिया के लिए मैं 24 आवर 7 दिन उपलब्ध रहता हूं। बिल्कुल, ये मानते हैं सर हम। बातचीत करने के लिए, बाइट देने के लिए, कोई क्लेरिफिकेशन के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। आज भी मेरे ऑफिस में काफी मीडिया पर्सन्स, मीडिया के बंधु आए थे, मैंने उनके शंकाओं का समाधान किया था। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम आप कह रहे हैं वो करवाएंगे हम। नहीं, बिल्कुल सर, और हम भी कोशिश ये करेंगे कि जनता को जागरूक भी करें और वैक्सीनेशन को लेकर के भी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के भी। एक सर शराब की दुकानों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो आम पब्लिक को सर भ्रम की स्थिति शराब की दुकानों के बारे में कलेक्टर साहब के आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात वो यथावत रहेगी जब तक उसके बारे में कोई आदेश नहीं हो जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें, ठीक है ना। बिल्कुल सर। बाहर बिना कारण, बिना काम के बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। बिल्कुल। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा ना, तो जो कोई शादी ब्याह में आएंगे जाएंगे ना, वो अलाउड रहेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे है। शादी के लिए गए, बाहर गए, ठीक है ना, तो अलाउड रहेगा। तो कोविड-19 की गाइडलाइंस की सभी पालना करें। दूसरी बात, जिन जिन की बारी आ रही है वो है जो अपना वैक्सीनेशन लगाए। बिल्कुल सर। टीका लगवाए। कल सुबह 9 बजे से अग्रवाल धर्मशाला है स्टेशन रोड पर, यहाँ टीकाकरण कराया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी 45 वर्ष से अधिक के हैं जिन्होंने टीका नहीं लगाया है, वो वहां पर जाए और अच्छे से टीका लगवाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी इस चीज का बिल्कुल प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे सर। धन्यवाद, धन्यवाद। एडीएम नवरत्न जी थे और उम्मीद ये करता हूँ आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है ना, क्यों पदम जी? बिल्कुल, है ना, जितने भी सवाल कर दिए। और खासकर जो अति आवश्यक सेवाएं थी, हाँ, सेवाएं थी, जैसे कि शराब की दुकान। हाँ दोस्तों, जब रविवार की आम पब्लिक बाजार बंद रहेगा, घर पे रहेंगे तो आम पब्लिक को कुछ तो चाहिए करने के लिए। तो क्या करेगी पब्लिक कल? पियो और जियो और मस्त रहो। कुल मिलाकर के इट्स जोक द पार्ट, बट कुल मिलाकर के है कि कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइन है सर, उनका तो पालन करना ही है। और इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें एक शिकायत ज़रूर है प्रशासन से कि आनन फानन में लिया गया एक डिसीजन था, जबकि 2:30-3 बजे तक लोगों में जब कन्फ्यूज़न था तो हमने इस बात को क्लियर किया था कि जिला कलेक्टर के वहाँ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, व्यापारियों से बात की जाएगी और उसके बाद गंगापुर का फैसला किया जाएगा। और 4:15 बजते हमारे पास में अगली खबर ये आई कि साहब गंगापुर में भी ये लागू कर दिया। 6 बजे 6:30 बजे तो ये आदेश निकाले गए हैं।
जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों के लिए प्री प्लानिंग बननी चाहिए थी और ज़रूरी नहीं है आप रविवार को ही लॉकडाउन करें या रविवार को ही आप प्रतिष्ठान बंद रखें। जब जिला मुख्यालय पर रविवार को बंद हैं तो आप यहाँ शनिवार को भी कर सकते थे, शुक्रवार को भी कर सकते थे। सप्ताह में एक ही दिन तो करना है, क्योंकि लोगों को जब पहले ही पता नहीं होगा तो फिर लोग पैनिक हो जाते हैं थोड़े से। अरे यार, जैसे बहुत सारे लोग हैं सर जिनको रविवार को ही फुर्सत मिलती है, वो रविवार को ही खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन आपने कह दिया कि अब रविवार को बंद रहेगा। काश इसे आप पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि अब स्थानीय प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अपडेट है उसे ज़रूर बताएं, समय रहते बताएं, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जी न्यूज़ पोर्टल को तो कम से कम टाइम पे बताएं, क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है ना गंगापुर का, वो जी न्यूज़ पोर्टल को देखता है और वो सबसे ज़्यादा हमसे सवाल करते हैं, और हम पल पल की अपडेट भी अपने दर्शकों को ज़रूर पहुँचाते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो मजाक वाली बात थी, शराब पीना हानिकारक है और शराब पर राजस्थान सरकार को बैन लगा देना चाहिए। चाहे और जो अवैध नशे का कारोबार गंगापुर सिटी या सभी जिलों में फैलता जा रहा है, उस पर भी इसी के कारण ज़्यादातर क्राइम भी बढ़ रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के उम्मीद ये करते हैं कि अब हेडीएम साहब से बात करने के बाद में आपके दिमाग का बहुत सारा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा और आप खबरों को शेयर भी लगातार कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्रुप में शेयर करें। फिर मैं एक खास मेहमान से भी आपसे मुलाकात करवाऊंगा, मुखातिब करवाऊंगा, उनसे भी कुछ चर्चा आज हम ज़रूर करेंगे शहर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के। चलिए पहले मैं बता देता हूँ स्टेट लेवल की बड़ी खबरें जो सीधा रास्ता रखती हैं आपसे। कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और प्रशासन का हर विभाग अब अलर्ट मोड पर है, और रोडवेज में भी अब यात्रा से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। ये आदेश निकाल दिए हैं रोडवेज के सीएमडी ने। वहीं वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। आज शाम होते होते 5-5.5 लाख से की समथिंग स्टॉक ही था और उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो आज ख़त्म हो गया, यानी अब कल के लिए कोई डोज नहीं है। कल 4 लाख डोज और आएंगी जयपुर में, जबकि औसतन 5 लाख डोज प्रतिदिन राजस्थान में लगाई जा रही हैं। अब तक के अगर आंकड़े की बात की जाए तो मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक लगभग 1,05,00,000 से ज़्यादा डोज आ चुकी हैं और 95,76,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, टीकाकरण हो चुका है। तो केंद्र सरकार का भी प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और स्टेट की आपूर्ति हो, हर स्टेट की। लेकिन थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव तो होगा साहब, क्योंकि अचानक आपूर्ति कर पाना वो भी संभव नहीं है। और 11 से 14 अप्रैल तक प्रधानमंत्री ने अपील की है कि साहब ये उत्सव के रूप में इसको मनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जद में लाया जाए और वैक्सीन लगवाई जाए। दर्शकों, जी न्यूज़ पोर्टल के लोगों को हम चेतावनी दे रहे हैं कि इस चैनल पे कोई गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल ना करे। कमेंट कराया क्या किसी ने? कराया एक व्यक्ति ने, उसको ब्लॉक किया जाए। कौन है? सभ्यता दिखा रहा है इस पे। नहीं, बिल्कुल ये इनके अपने परिवार के संस्कार दिखा रहे हैं, तो इनको ब्लॉक कर दें सर आप तुरंत, क्योंकि इसको सभी लोग देखते हैं इसको। नहीं बिल्कुल आप इसको ब्लॉक करें तुरंत, अभी की अभी। बहुत सारे ऐसे कोई भी फालतू का ऐसा दर्शक आता ना, ऐसे दर्शकों की हमको आवश्यकता नहीं है, इनको ब्लॉक करें आप ऐसे लोगों को। से निवेदन है हमारा, ऐसे गलत गंदी चीज़ें ना डालें ना। बिल्कुल खबरें आपके लिए हैं, आपको अपडेट रखना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरें आपको बताते हैं बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपका मंच है तो सॉरी सर, ये आपका अपना व्यक्तिगत मंच नहीं है, ये सार्वजनिक मंच है, ये ध्यान रखना आप। इसको ब्लॉक कर दें सर जो भी है बंदा। तो कुल मिलाकर के हैं, अगर आज की बात की जाए कोरोना की सर, कि कोरोना में प्रदेश में आज का मामला रहा तो सर बढ़कर के केस हो गए 4401, लगातार बढ़ रहे हैं। 2000, 3000, 4000 और अब हो गए 4401, और इनमें सबसे ज़्यादा हैं जयपुर से 657 और आज 18 मौतें आंकलन किया गया है, गणना की गई है। चलिए, प्रदेश के पेट्रोल पंप रहे आज बंद। लगभग 7000 पेट्रोल पंप ऐसे थे जो आज बंद रहे। 1% वैट में कमी की ये मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से। उनका कहना है कि सब आसपास के राज्यों में आप जा कर के देख लीजिए, चाहे बात कर लो आप यूपी की या बात कर लो आप पंजाब की, वहाँ राजस्थान से कम 10 से 12 रुपये का फ़र्क है पेट्रोल में और डीजल की कीमतों में। तो बॉर्डर 10 रुपये, हाँ, तो बॉर्डर पर जो पेट्रोल पंप है ना सर, उनकी तो हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि लोग वहाँ से क्यों लेंगे? स्टेट क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस किया, दूसरे स्टेट से लेंगे ना, जहाँ उनको 10 रुपये 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। फिर कालाबाजारी का भी ठीक है ना, और कालाबाजारी भी बढ़ रही है।
तो कुल मिलाकर के ये है, आज सांकेतिक हड़ताल थी उनकी और उन्होंने ये कहा है अगर सरकार इस पर गौर नहीं करती है तो आने वाली 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन समय के लिए इनको बंद कर दिया जाएगा। उम्मीद ये करते हैं सरकार बड़ा फैसला ज़रूर लेगी और जल्द लेगी। तो बार बार कमेंट ना करें, हम आपसे निवेदन करें, ये पूरे जिले के लिए साप्ताहिक बंद है। नहीं बिल्कुल, एक ही कमेंट्स को आप बार बार ना करें, हम पहले ही रिपीट कर चुके हैं, बार बार आप एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं। बौली हो, बामनवास हो, वजीरपुर हो, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि पूरे ज़िले के लिए है ये नई गाइडलाइन जो आज जारी हुई है, रविवार का जो बंद का रखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर राज्य स्तर की। और शंभू पुजारी को न्याय दिलाने को लेकर के अभी भी सिविल लाइन फाटक पर धरना जारी है और सरकार ने डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा को वार्ता के लिए बुलाया है। वहां से क्या अपडेट निकल करके आती है वो देखना जरूर पड़ेगा। ये अभी देर रात की बात है। बोल दो एक बार, क्या कोचिंग बंद हो गई क्या? बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल रविवार को बंद रहेगी, सब बंद रहेंगी सर, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है। और बिल्कुल, और डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी ने आज एक चौंकाने वाला बयान और दिया है कि अपेक्स हॉस्पिटल में मरहूम शंभू की आंखें भी निकाल ली गई थी और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या सच है क्या झूठ है वो देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं और अभी तक इसका कहानी का कोई पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब चलते हैं अगले ज़िले की तरफ, यानी भरतपुर की तरफ। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आज पदभार संभाल लिया शाम को 4 बजे और पदभार संभालते ही एक्शन के मोड में नज़र आए। कोविड की जो प्रोग्रेस चल रही है उसको लेकर के और सभी विभागों की उन्होंने तुरंत बैठक भी ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो एक्शन के मोड में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है, माहौल जो चल रहा है उस हिसाब से उनको तुरंत ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद सर और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने नए ज़िला कलेक्टर के रूप में वहाँ पर पदभार ग्रहण किया। भरतपुर ज़िले का नथमल डिडेल जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। एक और खबर भरतपुर ज़िले से और वो ये है कि झूठा आरोप लगा करके थाना अधिकारी कमरुद्दीन को फंसाने का जो मामला हमने भी बताया था, उस मामले की जब जांच की IPS बंदिता राणा ने और उस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में पाया गया, तो जिन्होंने शिकायत की थी उस महिला के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है और महिला नफीसा और उसके साथ 5 जो लोग थे, अब उनके खिलाफ मामला दर्ज करके और जांच शुरू कर दी गई है और स्पष्ट ये किया गया है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र था। ठीक है, और कमरुद्दीन जी ने वापस अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? शेयर करते रहें सर, है ना, ताकि हर व्यक्ति तक खबरें ज़रूर पहुँचे। भरतपुर के पहाड़ी में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। धीमिरी गांव के जंगल में इस युवक का शव मिला। रॉबिन नाम का ये युवक था और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। ये खबरें थी भरतपुर से। नए शराब की दुकानों को लेकर के कई जगह हो रहा है विरोध और ये तो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है सर। हर जगह से खबरें ऐसी आ रही हैं कि साहब आबादी क्षेत्र में आपने दुकान खोल दी, पास में विद्यालय है और पास में मंदिर है, मतलब नियमों को ताक में रख करके और ठेकेदारों ने खोल दी शराब की दुकानें। मेरे ख्याल से आबकारी विभाग को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि आप आनन फानन में लाइसेंस तो दे रहे हैं सर, करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इन चीज़ों को, इन दुकानों को कहाँ खोला जाना चाहिए और कहाँ नहीं। अजय जी सही बात तो ये आबकारी विभाग कभी ध्यान नहीं देता नहीं है। चोट मसूली के चलते पूरे गंगापुर सिटी में अभी शराब सब जगह बिक रही है। गंगापुर का नहीं, और देखो सबसे बड़ी बात है कि बार बार निवेदन करने के बावजूद भी जब हर चीज़ की रेट फिक्स है, शराब की भी रेट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, तो फिर आप दुकानों पर रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाते? शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाते हैं? शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई जानी चाहिए। अगर उससे अधिक कीमत पर शराब पैसा लिया जाता है तो शिकायत भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसी बात को लेके लोगों में आपस में तू में भी होती है दुकानदार? नहीं, बिल्कुल आए दिन झगड़ा होता है सर, और फिर बातों माशाल्लाह ऐसे ही पहुँचते हैं मैखानों के मुत्तदिर। चलिए, तो धौलपुर में नए शराब के ठेकों को लेकर के विरोध हो रहा है। ठेकेदार ना आबादी देख रहे हैं और ना नियम, और कलेक्टर के पास इसकी शिकायत पहुंची है। राजाखेड़ा से एक हैरत करने वाला मामला सामने आया है सर। एक 7 साल की बच्ची के साथ में एक 14 साल के नाबालिग बच्चे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल उस बच्ची के जो माता पिता थे वो खेतों में काम करने गए थे। बच्ची घर पर अकेली थी। उसकी बहन आई, खेलने के बहाने उसको लेकर के गई और उसी बहन के भाई ने, जो लड़की उसको बुला करके ले गई थी, उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जो बालिका है उसके चाचा ने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने तुरंत ही नाबालिग बच्चे को दस्तयाब भी
कर लिया है और जांच कर रही है, जबकि वहीं बालिका का इलाज अस्पताल में जारी है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक और हैरत करने वाली सूचना वहाँ से आई। अब चलते हैं करौली की तरफ, और करौली से भी एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला आया है। टोडा भीम की घाटी में एक शव मिलने का मामला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया। देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन अभी जब हमने वहाँ के थानाधिकारी से बात की तो शव की शिनाख्त हो गई थी। सर वो डिटेल मुझे देना, जो शव की शिनाख्त वाला पेज है, और मैं आपको उस बारे में जानकारी दे देता हूँ कि वो जो घाटी में शव मिला है वो व्यक्ति कदम कॉलोनी गोविंदगढ़ अलवर का रहने वाला है। उसका नाम अब्दुल्ला पुत्र कासिम है, और वो ससुराल आया हुआ था, और वहाँ घाटी पर वो थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो बैठ गया दीवार के सहारे, और वहीं उसकी मौत हो गई। बाकी और उसके कोई चोट का निशान या कुछ भी ऐसा नहीं था, गिरने से उसकी मौत बताई जा रही है। तो उसकी शिनाख्त हो चुकी है इस मामले में। ठीक है, इसका जवाब दें थोड़ा सा। हाँ, सरकार ने जो 2 महीने के बिजली के बिल के लिए बोला था उसका क्या हुआ, बिल्कुल इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इसमें 150 यूनिट, और दूसरी बात कि यूनिट वाला एक मामला है। और एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, कुछ दिन पहले ये अखबार में आई थी कि इन चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही ये काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने में ही बिल आएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद में ये बिलिंग शुरू हो जाएगी। ये आदेश मैंने भी पढ़े थे, और उम्मीद ये करते हैं कि ये हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से हम यही करते आ रहे थे ना, हर महीने बिल वाला। तो अब नए अगर आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करने हैं तो उसमें टाइम लगता है। आदेश जारी हो चुके हैं। ठीक है, एक और खबर अब करौली से अगली। हिंडौन के झारेला में आपसी विवाद में मारपीट के बाद में पीड़ित धन सिंह की इलाज के दौरान हो गई थी मौत। जाटव समाज का था ये, और आज जाटव समाज के लोगों ने एसडीएम और डीएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मांगे वही एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक सहायता की मांग है, हथियारों के लाइसेंस उनको जारी किए जाएं, योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। मल्लारना डूंगर की जस्टाना चेक पोस्ट से आज एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बजरी से भरी हुई थी पलट गई। ठीक है, क्योंकि ये तो आनंद फानंद में निकलते हैं साहब, बिल्कुल इतनी रफ्तार से कि मत पूछो। 2-2 फीट ऊंचे उछलते हैं ट्रैक्टर और ट्रॉली, क्योंकि पुलिस का दबाव रहता है। ठीक है, और रोज़ाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। तेज़ रफ्तार में वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ड्राइवर ने कूद करके, ड्राइवर तो हो गया फरार, और पलटने के बाद में उसमें लग गई आग। धुआं उठते देख करके लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया ग्रामीणों की सहायता से, और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा किया गया। लेकिन बजरी माफियाओं का जो तांडव है ना सर आए दिन का, यह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में आज व्यापारियों की बैठक हुई, और ये निर्णय लिया गया कि साप्ताहिक एक दिन, सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखे जाएंगे। ये आदेश 2:30-3 बजे तक तो केवल जिला मुख्यालय के लिए थे। उसके बाद में स्थानीय प्रशासन यानी गंगापुर प्रशासन जो है उन्होंने भी डिसीजन लिया, और यहाँ भी उसी नियम को लागू कर दिया गया है। यानी अब ये संपूर्ण ज़िले में हो चुका है, हर उपखंड पर। ठीक है, और रात 9 बजे से और सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा ही। एडीएम साहब से हमने आपकी बात करवा दी थी। ठीक है, जिले के कोरोना पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो आज 51 केस आए हैं सर, और 51 में से 6 केस ऐसे हैं जो गंगापुर सिटी और उसके आसपास से हैं। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, और आज हमारे साथ जो मुआजिज़ मेहमान हैं उनसे मैं आपको मुखातिब करवाना चाहूँगा। तो वो हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल दुबे जी। अनिल सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे जी न्यूज़ पोर्टल पर। वैसे तो आज की जो हमारी डिबेट थी ना, ये बड़ी होने वाली थी, लेकिन जो हमारे मेहमान थे वो किसी इमरजेंसी की वजह से हमारे साथ यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन इस डिबेट को हम एक बार फिर से बड़े लेवल पर ज़रूर करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय गंगापुर में जो है ना सर, बढ़ता हुआ अपराध है। चोरी की घटनाएं मान लीजिए आप, रोज़ाना। आज सुबह सुबह लाइव दिखाया था पदम जी ने, एक ही रात में 3 मंदिरों को निशाना बनाया चोरों ने। 2 में तो वो सफल हुए, एक में ज़रूर नाकामयाबी हाथ लगी। वो भी किस वजह से? इसमें का जो अवैध कारोबार नहीं, नाकामयाबी, हाँ, असफलता आप बता असफलता बराबर चोरी होती, लेकिन वो एक कुतिया की वजह से दोस्तों, जो गौरमल बालाजी पे रहती थी, वो कुतिया 12:38 पर भूसी चिल्लाई। तो जो मागे स्थानीय जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि कुतिया क्यों भूस रही है, तो उन्होंने देखा तो एक बंदा
खड़ा हुआ था, चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तो उन्होंने ललकारा उसके, तो उस टाइम तो भाग गया। लेकिन बाद में रात 2 बजे बाद में फिर वो दोबारा वापस आया, फिर कुतिया फिर चिल्लाई, और कुतिया के चिल्लाने पे पंडित जी ने देखा जाके, फिर बाद में जाकर देखा तो जो दान पात्र की पेटी पे जो साकड़ लगी थी लोगों की, वो टूटी थी। और बाद में पुजारी जी चिल्ला, दान पेटी में से पैसे निकल गए? नहीं, उसमें से चिल्ला उठे पुजारी जी, और जब तक वो कुतिया ने बचा लिया सारा भगवान का माल, क्योंकि मिलाकर के देखिए शनिदेव मंदिर में चोरी का प्रयास किया गया। इसके बाद अलावा प्राचीन बालाजी का जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर महूकला, वहाँ चोरी का प्रयास किया गया था, वहाँ भी चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई। दान पेटियों को में से तोड़कर दान पेटिया का जो, और इसके अलावा तीसरी ले गया उगाड़ वाले बालाजी पे थी, वो तीसरी और शनिदेव मंदिर पे थी, जो उसमें भी दान पेटी में से पैसे ले गए चोर। क्योंकि जो भी हमने देखा, लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो ये स्मैक वाले करते हैं, इसमें भगवान पर के मंदिर पे, घर पे तो वही हाथ डाल सकता है। रोज हो रही हैं इस तरह की घटनाएं, आप देखिए। दूसरी बात, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं कि आप देखिए कि बाइकर आते हैं, मोबाइल छीन करके आपका ले जाते हैं, और पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आम पब्लिक यदि कोई चोर को रात्रि को पकड़ के भी दे देना, वो निकलता, फिर बाद में ले दे के पुलिस कहती है कि तो इसमें सी, हम इसका क्या करें। आखिर अगर वो इसमें सी है तो आम पब्लिक का इसमें क्या कसूर है जो चोर उनका माल जा रहा है। भाई अब तो भगवान के मंदिरों को भी नहीं छोड़े, सजा तो आम आदमी को मिल रही है। आस्था पर भी तो चोट कर रहे हैं ना। ये इसमें सी है तो उनको वो केंद्र खुलवाना चाहिए ना। इसका नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं खुलवाती है पुलिस या प्रशासन के अधिकारी या सरकार? नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना चाहिए, उनको भिजवाना चाहिए। और जो ये बेचने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मिला करके ये है कि अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और कई चीज़ें इसमें निकल करके सामने आती हैं। अनिल सर हमारे साथ हैं, जो अपराधों को, क्राइम को बड़े करीब से देखते हैं, रात दिन इनका वास्ता इस चीज़ों से पड़ता है। अनिल सर, अपराध है क्या? आदत है, ज़रूरत है, या मानसिकता है? ये मेरा मानना है, इन तीनों चीज़ें। मानसिकता भी है, ज़रूरत तो मैं नहीं मानता, पर ये गंदी मानसिकता तो मानसिकता है कि आपराधिक प्रवृत्तियां आपके दिमाग में बिल्कुल जन्म लेती हैं। बिल्कुल। आज आप देखिए धौलपुर से जो घटना आई कि एक 7 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया, एक 14 साल के, दोनों ही नाबालिग हैं, लेकिन वही बात है ना कि उसके दिमाग में गंदी मानसिकता आई। अच्छा, एक चीज़ और निकल करके सामने आती है कि पुलिस आंकड़ों से खेलती है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो क्या आंकड़ों से खेलना ज़रूरी है क्या? आप वास्तविकता क्यों नहीं बताते हैं लोगों को? नहीं, पुलिस बताने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन आंकड़े से जरूर खेलती है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने खेलने से क्या स्टार कम हो जाते हैं पुलिस के अधिकारी? ने रैंकिंग पे फर्क तो पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। कई प्रकार के उनको जवाब देने पड़ते हैं ऊपर तक, वो उसका फर्क पड़ता है। कई प्रकार की सूचना ऊपर तक देनी पड़ती है हर चीज़ के। अच्छा, एक चीज़ और निकल करके सामने आती है अनिल सर, राजस्थान सरकार ने कहा कि साहब हमने FIR अनिवार्य कर दी। गंगापुर थाने से तो कई बार ऐसे मामले आते हैं सर कि पुलिस वाले FIR दर्ज ही नहीं करते, मुकदमा दर्ज ही नहीं करते, फिर या तो उच्च अधिकारियों की शरण लो या फिर अदालत की शरण में जाओ। ये क्या मामला है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये भी सत्य बात है कि थाने के अंदर जाते ही जो अच्छे लोग हैं वो लोग घबराते जरूर हैं, क्योंकि कहने की बात सही है कि पुलिस में लोग जाते हैं और पुलिस का व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन बाकी प्राय ऐसा होता नहीं है। वो जब तक यदि आपके पास सिफारिश नहीं हो, कोई फ़ोन वगैरह नहीं हो, या खुद आप सक्षम नहीं हो, तब तो शायद कार्रवाई होने में परेशानी जरूर आती है। FIR दर्ज करवाना प्रत्येक पीड़ित का या फरियादी का मूलभूत अधिकार है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है ना। FIR अगर आपके संग कोई घटना घटी तो FIR होना जरूरी है, और पुलिस को दर्ज करना भी जरूरी है। अच्छा, FIR का नियम क्या है अनिल सर? मैं अगर ये कह रहा हूँ कि साहब मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे साथ में मोबाइल लूटा गया, तो एज इट FIR लिखी जाएगी या ये लिखा जाएगा कि नहीं साहब गुमशुदा या खो गया मोबाइल? नहीं, जो आपके संग घटना घटी पूरी लिखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर पुलिस उसको चेंज क्यों कर देती है? नहीं, ये भी गलत है ना। बिल्कुल। वकील साहब से हम सवाल करना चाहेंगे। वकील साहब, लूट में और गुमशुदगी में कोई फर्क नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल। क्या इनमें धाराएं अलग नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल। लूट में गुमशुदगी में बहुत अंतर होता है। पर लूट में तो क्या होता है कि पुलिस को जवाब देना ऊपर पड़ता है, कि उनके रिकॉर्ड ऊपर तक पहुंचता है कि अगर इनके क्षेत्र में क्राइम ज्यादा हो रहा है। गुमशुदगी में तो ये होता है कि मोबाइल गिर गया होगा, जी। अपने गंगापुर सिटी में एक बाइकर ऐसा है जो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल छीन के लेके घटना जा रहा है, रोज और जो भी दर्ज हो रही है घटना गुमशुदगी की दर्ज हो रही है।
नहीं, बिल्कुल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और आजकल तो मेरे जो पूर्व विधायक साहब थे उनके टाइम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, और जो कैमरे लगे हुए चौराहे पर यदि वो ख़राब हैं तो उन कैमरे को भी मतलब, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से कई जिलों में आजकल सख्ती की हुई है प्रशासन ने, कि हर दुकानदार के ऊपर, ये जो दुकानदार है उनसे कहा गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा मानना है कि अगर प्रशासन मिले, व्यापारियों से बात करे और उनसे कहे कि आप अपने कैमरों सीसीटीवी कैमरे लगाएं, तो हो सकता है कि मतलब अपराध कमी होगी। नहीं, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं अनिल सर। हम भी कई बार ये कह चुके हैं कि जब सीएलजी मीटिंग में आपसे कई बार ये कहा जा चुका है, व्यापारियों का या आम व्यक्ति का भी उतना ही फर्ज बनता है कि वो प्रशासन का सहयोग करे। आपको सीसीटीवी कैमरे, देखिए चोरी चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, चोरी चोरी होती है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन आपको अपने प्रतिष्ठान की अगर सुरक्षा करनी है तो आप क्यों नहीं लगवाते हैं सीसीटीवी कैमरे? क्यों नहीं लगवाते हैं वो, ताकि फुटेज मिले और पुलिस को हेल्प मिले? तो लोग भी और व्यापारी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मैं बिल्कुल कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। आपने सीएलजी की बात की तो इसमें रोशनी डाली जाएगी, क्योंकि वकील साहब एक चीज़ बताएंगे, सीएलजी में सदस्य कौन कौन होने चाहिए? वही पुराने ढले चल रहे जो पुलिस के पक्ष में बोले, वही सीएलजी का सदस्य जो नेगेटिव थोड़ा ये चीजें परंपरागत ही चलती आ रही हैं। क्या इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए समय के अनुसार? नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मेरा मानना है कि सीएलजी में वो होने चाहिए एक तो समाज से जुड़े हुए हैं लोग हैं, एक जिनका समाज में प्रभाव है, और दूसरा जो समस्त प्रशासन के सामने प्रशासन सहयोग करना भी बात हो, प्रशासन के सामने उनकी खामियों को भी उजागर कर सके। कई बार ये है कि प्रशासन के आम मिलाना, कई बार उनको लगता है कि हमारी आम मिला है, लेकिन ये भी नहीं है। सीएलजी का मतलब होता है कि प्रशासन ये देखे कि सीएलजी वाले सदस्य शहर के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या उनके सुझाव हैं, क्या विचार हैं, पुलिस के प्रति क्या उनके विचार हैं, या अन्य प्रशासन के प्रति क्या विचार हैं, पुलिस को नोट करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई वहाँ सामने खड़ा को बोल रहा था वो पुलिस का दुश्मन नहीं है, वो पुलिस को एक प्रकार से मदद ही कर रहा है। अच्छा, एक बात और है अनिल सर, आपको ऐसा लगता है क्या? मेरा ऐसा मानना है, कोरोना काल के बाद में जब आम आदमी निकल कर के बाहर आया है ना सामान्य ज़िंदगी में, तो अपराध तो बढ़े, क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है सर, लूट की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। गंगापुर सिटी की बात करें तो नशे का कारोबार इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये कई क्राइम की जननी हो गया, जन्म दे रहा है अपराधों को। सीएलजी की मीटिंग में भी उठाया है, माननीय सांसद साहब ने भी उठाया, माननीय विधायक साहब ने भी कई बार उठाया इस मुद्दे को। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि गंगापुर सिटी, और मैं गंगापुर सिटी की बात नहीं, आसपास के गांवों में भी ये इसमें तेजी से फैल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये मैं मानना है कि अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या सारे सब मिलकर, इवन की समाज के हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, अपने बाढ़ कमेटी को भी काम करना पड़ेगा। अब हर नागरिक की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। हम लोग क्या होता है, सारे काम पुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं। पुलिस के प्रकार में पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन समाज के अंदर जागरूकता हम लोगों को लेकर नहीं पड़ेगी। और यदि अगर इस प्रकार का ये कारोबार फैलता रहा ना, रोक नहीं लगी नहीं, तो शायद आने वाले टाइम पर कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो शायद हम लोग जो जैसे पुलिस का कर्फ्यू लगा रही है, शायद हो सकता है कि उनकी डर की वजह से वैसे अपना आप ही लोग निकलना बंद कर दें। अच्छा, एक अनिल सर आप ही से जुड़ा एक सवाल है, वकीलों से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि देखिए, न्याय समय पर ना मिलना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सजा है। न्याय समय पर मिले तो अच्छी बात है, लेकिन न्याय समय पर इसलिए नहीं मिलता कि वकील जो हैं वो शायद सही तरीके से केस को नहीं लड़ते या उसको उलझाने का प्रयास करते हैं। ये कितना सच है? नहीं, क्या होता है कि हर चीज़ के अपने अपने देखने के नज़रिए हैं। भाई वकील का काम ये होता है कि वो अपने जो भी पक्षकार है उसको पूरा न्याय दिलाए। भाई हमारा हित ये है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है वो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो। नहीं, लेकिन एक बात बताओ अनिल सर, क्रॉस केस भी होते हैं, आपको पता है। दूसरी बात, मैंने मर्डर किया है, मैं भी वकील करूंगा, और जिसका मर्डर हुआ है वो भी वकील करेगा, तो अब सही कौन है? ऐसा है कि अपराधी जब तक अपराध साबित हो जाता है, जब तक वो निर्दोष है। सीधी सी बात। पर सर उसमें तो बहुत घातकंडे अपनाते हैं और अच्छे निकल जाते हैं। नहीं, हर कोई कई बार क्या होता है, अभी मैं कुछ दिन आपने देखा होगा, शायद एक घटना पड़ी थी, मैंने पढ़ी थी, शायद एक व्यक्ति 14 साल तक जेल में रहकर आया और बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति निर्दोष था। निर्दोष था, वो हाई कोर्ट से बरी हुआ था।
लेकिन कई आज मैं अमेरिका की खबर भी देख रहा था, शायद आपने पढ़ा होगा आज के अखबार में, आज के में शायद पत्रिका में, कि एक व्यक्ति 40 साल की सजा काट कर आया, मालूम पड़ा कि 40 साल बाद में मालूम पड़ा कि वो निर्दोष है। तो घटनाएं हमारे देश भारत में नहीं, सब जगह स्थिति ऐसी है। लेकिन वकील का मतलब ये है कि वकील का काम है अपने पक्ष को न्याय दिलाना। भाई हो सकता है हर कोई व्यक्ति सोचता है नहीं, पर मामले पेंडिंग क्यों खिंचते हैं? तारीखों पे तारीखें मिलती जाती हैं या मामले जो बढ़ते जाते हैं, इसके पीछे वजूहत क्या है? हमारे यहाँ वही सिस्टम है कि भाई या तो जजों की संख्या कम है, मुकदमे ज़्यादा हैं, या तो इसलिए टाइम पे हमें हेयरिंग नहीं कर पा रहे, सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या वजूहत होते हैं इनके पीछे? अधिकारियों की संख्या भी कम है, क्राइम भी ज़्यादा है, इसके अलावा अधिकारियों के ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा है। कभी गवाह नहीं आ रहा है, कभी वकील नहीं है, कभी हो सकता है कोई कई घटना ऐसी हो जाती है कि कोई मतलब कभी अधिकारी अवकाश पर चला गया, कभी कई ऐसी कारण हो जाता है। अब ये सामंजस्य बने तो बने कैसे? पुलिस का और अदालत का ये तो चोली दामन का साथ है, ठीक है। अदालत तो कहती है कि धाराओं पर डिपेंड करता है कि केस कितना मजबूत है। पुलिस कहती है कि साहब जितने हमको साक्ष्य मिलेंगे हम उसी हिसाब से धाराएं लगाएंगे। तो इस मामले में कई बार डिले होता चला जाता है और कहीं ना कहीं ये कानूनी दांव पेच जो है ना, ये सर कई बार आम आदमी को तोड़ भी देते हैं, लंबा जब खिंच जाता है मामला। नहीं, देरी से न्याय मिलना भी अन्याय है, देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार से अन्याय ही है। लेकिन कई प्रकार की परेशानी जरूर आती है, मेरा मानना है। क्योंकि अपन हर व्यक्ति को दोषी तो नहीं दे सकते, लेकिन नहीं, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अनिल सर से ऐसे ही मुद्दों को लेकर के अनिल सर भी साथ में रहेंगे, कुछ और भी जो क्राइम से जुड़े हुए एडवोकेट हैं वो हमारे साथ रहेंगे। आज जब मैंने उनसे बात की थी तो वो यहाँ नहीं थे, बाहर चले गए थे किसी कारण से। लेकिन इस डिबेट को हम सेपरेट तरीके से अगर करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से लोग अपने अधिकारों को भी समझेंगे। सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। मैं डरता हूँ, आम आदमी जो है वो थाने में जाने से डरता है, उसे अपने अधिकार अपने हुकूक पता नहीं है कि क्या मेरे हक हैं और मुझे क्या करना चाहिए। पुलिस मेरी सुनती नहीं है, मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ, वकील मुझे घुमाता रहता है। देखिए सही बात है, जब प्रैक्टिकली आप जाते हैं धरातल पर तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। अच्छा जी वकील साहब, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जो प्रत्येक थाने पर या पुलिस के अधिकारियों के ऑफिसों पर जो एक शब्द लिखा रहता है, आम जनों में विश्वास, अपराधियों में, ये कहाँ तक सही साबित है? ये हो रहा है क्या आजकल चरितार्थ? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए अपराधियों में नहीं, अगर पुलिस सख्ती करती है, लेकिन मैंने फिर मानना है कि जब तक क्या होता है कि पुलिस के ऊपर कई प्रकार के राजनीतिक प्रेशर होते हैं। जैसा आपने देखा कि ये बात कही, मतलब राजनीतिक, अगर पुलिस के ऊपर से अगर राजनीतिक दबाव बढ़ जाए ना तो मजे आ जाए ना, अगर पुलिस के ऊपर से दबाव बढ़ जाए ना तो पुलिस अगर अपना काम करना चाहे ना तो हो सकता है कि शायद अपनी पे उतर आए। तो आपने देखो कि उत्तर प्रदेश में देखिए कि बड़े बड़े अपराधी आज ठिकाने लगे, अपने ठिकाने गले में तख्ती लटका के खुद आगे से घूम रहे कि हमको गिरफ्तार करो। अच्छा, यहाँ भी गंगापुर में भी कई उदाहरण ऐसे आपको मिलेंगे जो वांछित अपराधी थे, लंबे समय से फरार थे। पुलिस जब एक्शन में आई, अब जब पुलिस उपाधीक्षक कालू राम जी हैं या सुधीर जी हैं, इनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है कि बड़े बड़े जो मोस्ट वांटेड थे वो फिट हो गए। अच्छा जी, राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण माननीय सांसद किरोड़ी लाल जी ने जब जवाब दिया तो तभी वो जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर पुलिस वाकई में राजनीतिक हस्तक्षेप के फ्री हो जाए तो फिर अपना काम नहीं, अगर पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव हट जाए ना तो मेरा मानना है कि पुलिस सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसमें कारण ये हो रहे आजकल, मेरा छोटी सी मैं हो सकता है कि आजकल हर कोई आदमी मोबाइल लेकर चलता है। अगर पुलिस मान लो कोई सख्ती करे तो उससे पहले तो मान लो किसी को पीट रही है, मान लो डांट रही है, तो उससे पहले वीडियो वायरल करेगा, देखिए पुलिस की है। तो आजकल ये मोबाइल जब से चले ना तो पुलिस भी चाहे अपराधी हो, किसी से सख्ती करने से थोड़ी घबराती जरूर है, क्योंकि एक बार उनको जवाब तो हर एक को देना ही पड़ता है। और वीडियो अगर वायरल हो रहा है तो इसका मतलब वो सच्चाई है, सबूत है, वो नहीं सबूत है, वो लाइव दिखा रहा है, वीडियो आ रही है, आजकल हर चीज है, तो सबूत लोगों को पहले आप देखिएगा। हेलमेट भी कोई पकड़ रहा है, जैसे हम लोग भी कह रहे हैं हेलमेट पकड़ेगा तो उससे पहले मोबाइल बनाएगा, मेरे साथ ऐसा करा जो नहीं। देखिए ये पुलिस का ये होता है। और फिर भी ये है कि पुलिस, मेरा मानना है कि पुलिस के ऊपर अगर थोड़ा सा राजनीतिक हस्तक्षेप कम कर दे तो बिल्कुल। क्या हो गया अभी की? अब देखिए अभी की ब्रेकिंग और आई है कि लोको कॉलोनी से भी बाई करी थे, है ना, और दो मोबाइल, दो लोग थे और मोबाइल छीन करके ले गए।
पुलिस में तो लोग एफआईआर ही दर्ज नहीं करवा रहे अनिल सर। आजकल लोग सिर्फ हमको सूचना देते हैं, पुलिस के पास तो जा ही नहीं रहे। और छीनने की लूटने की घटना करते नहीं है, वो तो गुमशुदगी में करते हैं। भाई देखो रात आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अभी की ताज़ा खबर है, हमारे जो टीम मेंबर हैं वो बता रहे हैं कि साहब लोको कॉलोनी में घटना हुई है, बाइक पे आए 2 सवार और मोबाइल छीन करके ले गए। आज अमूमन 10,000 से कम का तो मोबाइल किसी का नहीं होता सर, और ये घटनाएं बढ़ रही। अब इनको पकड़ा कैसे जाए? सीसीटीवी कैमरे तो बंद पड़े हैं आपके पूरे, अपराध रुके तो कैसे रुके? नहीं पुलिस पकड़ना चाहे ना तो मतलब कुछ कैमरे कहीं ना कहीं कैमरे तो चालू होंगे, और बहुत सारे बहुत तरीके हैं, और टेक्नोलॉजी और भी तरीके की है। दूसरा क्या है कि पुलिस के पास जैसा है कि अगर अपराध रोकने के लिए पुलिस को मुखबिर तंत्र तो है ना मजबूत रखना, वो मजबूत रखना ही पड़ेगा। आज उसमें भी कहीं ना कहीं फैलिए नहीं बहुत ज्यादा मुखबिर तंत्र कमजोर है, अब हो गया कमजोर है थोड़ा सा, पता नहीं चल पाता पुलिस। बिल्कुल किसी जमाने भी भरोसा उठ गया सर, लोगों का भरोसा उठ गया। लोगों का भरोसा तो नहीं उठा, लेकिन कई बार यह होता है कि लोग डरता जरूर है कि मैं जाएगा क्या लिखेगा, और वो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। और दूसरा क्या है कि अपराधी जो अपराध कर रहा है ना उसका भय तो ही है। नहीं वो ज्यादा हाईफाई हो गया इनसे, बिल्कुल वो ज्यादा हाईफाई हो गया। अगर पुलिस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर सख्ती करेगी ना, एक बार दहशत बढ़ा दी, डर बैठना चाहिए। जैसा आपने कहा ना डिप्टी साहब वगैरह अगर काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अकेले डिप्टी साहब, अकेले सीआई साहब, बिल्कुल या अकेला पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जब तक टीम वर्क होता है, जनता को भी उनको साथ देना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए कोई लेके भग रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई गंगापुर का आदमी है कोई लगातार लेके भग रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति उनको जरूर जानता होगा, उनको पुलिस को वो गोपनीय रिपोर्ट दे सकता है, यार ये व्यक्ति है, ये लोग हैं, इनका नंबर ये है, गाड़ी का नंबर ये, ये लोग हैं। नहीं बहुत सारी बातें हैं अनिल सर अंदरूनी, जिन पर भी मैं है ना आपसे विचार विमर्श जरूर करूंगा हमारे अगले एपिसोड में, जब इस पर हम एक खुली परिचर्चा करेंगे कि आम आदमी पुलिस को सूचना तो इसलिए नहीं देता साहब कि कई बार तो ऐसा लगता है उसको खुद को कि यार पुलिस तो खुद ही मिली हुई है इनसे, वो भी डर एक सताता है पुलिस को। कई मामले हैं सर ऐसे, कई बार हाँ होता है जो अवैध शराब बेचते हैं और बिल्कुल सूचना देते हैं तो वो कह देता है कि उसने फोन किया तेरे लिए, कई बार। चलिए ये बिल्कुल सत्य बात है। एक मामला और है जो नादौती के तिमावा से था। देखिए उस मामले में कल भी हमारे पास में रिपोर्ट आई थी कि एक महिला और उसके पति के साथ में, जो पति है ना वो विकलांग है, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा उसकी ज़मीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और उनको उस ज़मीन से बेदखल करने के लिए, वही बात है कि आजकल जो है ना भूमाफिया भी बहुत तेज़ी से पनपता जा रहा है, और वो अपनी दबंगता के चलते उस परिवार के साथ उन्होंने मारपीट की। हालांकि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है नांदोदी थाने में, लेकिन क्या कुछ वो मामला था उसको लेकर के हम उस परिवार से कुछ बात ज़रूर करेंगे कि आखिर वो मामला था क्या और क्या घटना उनके साथ में हुई है। अच्छा जी, भूमाफिया यूं ही नहीं बन जाता जब तक राजनीति से संरक्षण ना मिले ना, तब तक भूमाफिया को राजनीति के अलावा जातिगत भी मतलब जातिवाद भी बहुत ज्यादा हावी है आजकल। हेलो हाँ जी, अपना नाम बताएं आप। शर्मा। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। हाँ सुमन जी, कहाँ रहती हैं आप? तिमावा। सुमन जी, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ में और क्या मामला है ये? अभी 6 महीने पहले की बात है, तो 21 सितंबर की। तो एक कमलेश मीणा है, तो उसने और उसके 2 बेटे हैं। उन दोनों के लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब मेरे पति के फोन पे फोन आया। फिर उसके बाद धमकाने लगे, फोन पे गाली गलौज करने लगे पूरी तरह। कारण भी तो होगा कोई कारण 2.5 साल पहले मेरे पति का और उसके बेटे का एक साथ एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। तो वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो तुम, इलाज वगैरह के जो भी है या हर्जा खर्जा। हमें तो पैसा चाहिए 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मांग रहे हैं वो आपसे? 25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति संविदा पे लेक्चरर थे उस टाइम पे, अब तो कुछ नहीं करते। ठीक है। दिल्ली। तो ये मामला उस समय से चल रहा है? उस समय से ही चल रहा है, तब से ही धमका रहे। लेकिन 6 महीने पहले तो उन्होंने पहले तो गाली गलौज की है फोन पे आके जी। फिर उसके आधे घंटे बाद वो घर पे आ गए, तीनों बाप बेटे। फिर आके यहाँ पे आते ही और हम दोनों बाहर हमारे घर पे बरामदे में सो रहे थे 20 सितम्बर को। तो आते ही उन्होंने मतलब इनको जैसे ही मारना चाहा,
डंडे और कुल्हाड़ी से। तो मैंने इनके प्रहार को रोका और तभी उन्होंने मेरे कपड़े अपने फाड़ दिए, मतलब बेइज्जत किया मुझे। ठीक है, उस समय आपने एफआईआर दर्ज करवाई? एफआईआर दर्ज करवाई और मेरा चैन और मंगलसूत्र तो उसी टाइम पे छीन के ले गए। ठीक है, एफआईआर के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की उस समय सुमन जी? यहाँ तो नांदोती में तो कुछ नहीं हुआ। फिर हम एसपी ऑफिस गए, मृदुल पछावा जी ने, उनके कहने पर कुछ कार्रवाई हुई। ठीक है, और अभी ताजा मामला क्या था? अभी ताजा मामला उसी का मतलब साथी है और हमारे सामने घर है उसका जी। तो अभी 7 तारीख को शाम को 7 बजे वो पंप चालक है जो सरकारी ट्यूबवेल उसको चलाता है, तो वो तो नाम से चलाता है और उसका बाप चलाता है उसको, काम को तो बाप संभालता है। ठीक है, तो उससे कहा भाई अभी नल 5 मिनट पहले आपने चलाए तो थोड़ी देर और चलने दो, उसके बाद दूसरी साइड घुमा देना, हमारे घर में पानी नहीं है। तो गाली गलौज करने लगा। फिर गाली गलौज पत्थर वत्थर फेंके। तो शाम को तो मामला शांत हो गया। फिर सुबह 11 बजे दिन 11 बजे उसका बेटा आया, वो बाल होता है ना नल चलाने का, कम से कम 6-6.5 फीट लंबा और खूब भारी लोहे का बाल था। उसको लेकर आया तो हमें कोई शक नहीं हुआ कि ये किस मकसद से आ रहा है। तो आके और आते ही गाली देके मुझसे और इनके ऊपर प्रहार करने लगा, तो मैं उस बाल के चिपट गई। ये तो विकलांग है मेरे पति, तो 50%। ठीक है, खड़े भी नहीं हो सकते और ये क्लास ले रहे थे रीड की मोबाइल में। तो ये तो अपने लेटे लेटे क्लास ले रहे थे और हमें कोई शक नहीं हुआ और वो तो आते ही प्रहार करने लगा, मारपीट करना शुरू कर दिया। तो उसने मुझे बाल को पकड़ने के बाद लात मारी मेरे पेट में। मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ओहो, ठीक है। और मेरे और लात मार के मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे पति ने वो बाल फिर इन्होंने पकड़ लिया लोहे का और मुझे तो नीचे गिरा दिया और इनके पैर पे जिस पैर में चोट है लगभग 13 रोड फंसी हुई है पैर में और उससे जोर जोर से मारने लगा तोड़ने के लिए पैर को और जेब में रख के लाया चाकू। ठीक है, हाँ, जिससे फिर वो बाल पकड़ने के बाद में चाकू से प्रहार करने लगा। मैं तुरंत खड़ी हुई, मैंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा कि मेरा पति नहीं है तो मैं बच्चे का क्या करूंगी। फिर उसके बाद में अच्छा एक बात बताओ, जब इस तरह की आपके साथ में घटनाएं हुई हैं तो अड़ोस पड़ोस या आपके साथ वालों ने बीच बचाव किया होगा ना? लगभग 100 आदमी देखते रहे लेकिन कोई नहीं आया। एक लड़का आया बस, उसने हमारे प्राण बचाए, पड़ोसियों का एक लड़का। तो ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या दबंग हैं या क्या, किस तरह के क्या फितरत है इन लोगों की? चालू। ठीक है, आपने इस मामले को दर्ज करवा दिया नांदोती थाने में? जी सर। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अभी आप लोगों को कोई सुरक्षा की ऐसी दरकार है क्या? हाँ, हमें सुरक्षा की जरूरत है अभी, क्योंकि ये बराबर धमकी आ रही है इनकी। तो ठीक है, आपने पुलिस से लगाई है गुहार सुरक्षा की? हाँ, आज लगा के आए दोबारा और कह रहे हैं कि हम SC/ST एक्ट में फंसाएंगे तुमको। चलिए, तो आप यकीन रखिए सुमन जी, इस बारे में हम भी बात करेंगे थाना अधिकारी से और SP महोदय से भी, और अगर इस तरह का कोई मामला है जहां बिल्कुल आप लोग बेगुनाह हैं तो आपको न्याय मिलना चाहिए और हम बराबर जो भी कोशिश हो। हाँ, और फिर इनके हाथ से जो फोन ले रहे थे उसी में हमारी पहले वाली भी रिकॉर्डिंग, अब की भी रिकॉर्डिंग, सब कुछ उसी में वो फोन छीन के ले गए और फिर हम बिल्कुल ऐसे बेसहारा हो गए। तो उसी में तो सबके नंबर, मतलब कुल मिलाकर के आपके एविडेंस खत्म कर दिए। हाँ, और वो फोन उसी के पास है और फोन दे रहा नहीं है वो। चलिए, लेकिन कोशिश ये करेंगे, आप हिम्मत मत हारिए, और दूसरी बात कि पूरी दबंगता और पूरी मजबूती के साथ आप भी खड़े रहिए और पुलिस ज़रूर आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। तो अब इस तरह के मामले आते हैं अनिल सर, क्या करें? बहुत है ना, एक और भूमि पर कब्जा करना, डराना धमकाना, और आजकल तो लोग है ना अपने जो ST SC के जो केसेस हैं इनका भी मिसयूज कर रहे हैं। ये शुरू से होता है हर केस, मतलब है ना। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी मुझे याद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 70% तो दहेज के मुकदमे झूठे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, कई जगह हमने देखे हैं प्रैक्टिकली कि 90% लोगों ने बलात्कार के या इस तरह के जो मुकदमे होते हैं
उनमें भी मामला गलत निकलता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने कमरुद्दीन बिल्कुल बोला थाना अधिकारी का कि वो राजनीतिक षड्यंत्र था और वो बिल्कुल पाक दामन साफ पाया गया उनका। तो ये जो इस तरह के मामले हैं ना सर, ये समाज की विकृत मानसिकता है, उसको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमारे समाज के बीच में और हमारे प्रेम और मोहब्बत के बीच में जो दरार पड़ी है ना सर, इन्होंने रिश्तों में दूरियां ला दी और ये कहीं ना कहीं अपराध को जन्म ज़रूर देते हैं। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये तिमाबा का जो मामला है, इसमें क्या सही है क्या गलत है हम उतना नहीं जानते, लेकिन इतना है कि उनकी हमने जो बात है वो सुनी है और उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से इसमें काम करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। परसों भी एक वारदात हुई है, परसों रीको औद्योगिक क्षेत्र में, हाँ वहाँ भी एक मामला हुआ था। भास्कर कार्यालय के पास मेरा मोबाइल और फ़ोन वहाँ से भी छीना गया है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं रोज़ हो रही है सर। अब ये कौन है, इनको पकड़, मतलब पुलिस तो मान ही नहीं रही। आप देखिए पुलिस ये कह रहे हैं हमारे पास तो कोई ऐसा मामला ही नहीं आता। लोगों की भी आदत गंदी है कि लोग मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे। मुकदमा लोग क्या करें, लोग ये कह रहे हैं कि साहब मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं ना, 10 दिन से पहले आपका मुकदमा दर्ज होगा नहीं, आपको घुमाएंगे वो लोग। देखिए सीधी बात है, अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है ना तो आप यहाँ बहुत अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर ये थाने नहीं करते तो डिप्टी साहब के पास जाइए, एडिशनल डिप्टी साहब है उनके पास जाइएगा। और मेरा मानना ये है कि डिप्टी साहब वगैरह ये लोग नहीं सुनते हैं। नहीं बिल्कुल सुनते हैं। मैं भी सजेस्ट यही करता हूं कि आप बिल्कुल उनसे मिलें। अजय बारोदा जी बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, गंगापुर सिटी मार्केट खुला रहेगा, इस बात में कितनी सत्यता है? कौन पूछ रहे हैं? वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। 3 लाइव इसको लेकर के चल गई, एडीएम साहब की 2 बार लाइव चल गई और आप फिर भी ये पूछ रहे हैं हमसे। तो इसका मतलब ये है सर कि आपका ध्यान शायद मेरे ख्याल से अफवाहों पर है, सत्यता पर नहीं है। कि आप अभी भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं जबकि हम सुबह से इस चीज़ को क्लियर करते आ रहे हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पेज पे सब कुछ हम डाल चुके हैं। कितनी सत्यता है, अब सत्यता कितनी है ये आप पेज पे जाकर के देख लें। रविवार को मार्केट बिल्कुल बंद रहेगा। बार बार वही क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जब बड़ा ताज्जुब होता है हमको। चलिए, तो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आज से शुरू हो चुकी है, उसका लाइव दिखाया था पदम जी ने। और वहाँ जो वो गिरदावरी वाला मामला था ना, वो सॉल्व हो चुका है ना, वो ले जाने की अब जरूरत नहीं है। आप सेल्फ गिरदावरी जैसे सरसों में ले जा रहे थे वैसे ही ले जा सकते हैं, ठीक है। और शाम होते होते बाजार बंद करने का निर्णय प्रशासन ने ले लिया, वो हमने आपको बता ही दिया। और नगर परिषद द्वारा आज सैनिटाइज की शुरुआत भी कर दी है। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो अब सैनिटाइज के साथ साथ फॉगिंग भी शुरू करवा दो साहब। खड़े खड़े अनिल जी कितने मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। तो फॉगिंग भी, नालियों सफाई वगैरह, हाँ तो वो बात है। और जो पॉलीथीन वगैरह है, अगर मेरा मानना अगर इन पे अगर रोक लग जाए ढंग से तो रखने को तो सर बहुत चीज़ें जिन पे रोक लग जाए। चालान तो कटते हैं हेलमेट के, मगर अनिवार्य कभी नहीं किया, है ना? हंसने वाली बात नहीं, मेरा हंसने की बात नहीं। दूसरा आपका भी आप देखिएगा, जैसे हम लोग जैसे ठीक है इस समय तो अपन बात कर रहे हैं इसलिए मास्क हटा रखा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, आप एसडीएम कोर्ट के सामने जितने भी मास्क के लिए चालान आते हैं, वो जो भी बनाते हैं, हाँ। अगर आप उनके डिपार्टमेंट में जाइएगा आप नगर परिषद में, तो आप घुसेंगे तो सारे जो चालान काटने वाले हैं ना, वो खुद बिना मास्क के मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नगर पालिका में आप चले जाइए, आपको अंदर घुसते पूरे कर्मचारी को, उसमें नगर पालिका में कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरे हैं, उसको चालू करवा दीजिएगा। आपको पूरे नगर पालिका में शायद एक आदि कोई आदमी दिखेगा, ये सब बिना मास्क के घूमते रहेंगे। यदि इनके खिलाफ, मैं कह रहा हूँ जो चालान बना रहा है भाई नगर पालिका काट रही है, यदि इनके खिलाफ भी चालान, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, हो सकता है थोड़ी कार्रवाई एक बार इनकी काटनी। मतलब कुल मिलाकर के वही है अनिल सर कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, खादी की लंगोटी, चांदी का पिकदान और 100 में से 80 बेईमान, और फिर भी मेरा भारत महान, ये तमगा मिला हुआ है हमको। क्योंकि हम लोग तो क्या कुमा खड़े कोर्ट में रहते ना, तो कोर्ट में हम लोग उनको देखते रहते हैं, मतलब और छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को, और ऐसे हो ना वो भी देखते हैं आदमी, वो भी आदमी देख के ही रोकते हैं कि कोई देख लेते कि हाँ ये थोड़ा है, कटवा देगा, ये कटवा देगा, जाने देते हैं उसको। और कोई छोटा सा बच्चा को सीधा सा हाथ दिया और एक जना वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा और एक जना आओ सब कटवाओ। और थोड़ी देर बाद आप उनको देखोगे, जब जाने लगेंगे तो सब वो बातचीत करते करते आप देख लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, शकल देख कर तिलक करते हैं। और यातायात पुलिस की वही कर रही है आजकल। मानना है कि एक बार है ना, नगर परिषद सबको काट रही है, प्रशासन को, चाहे एडीएम साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो, इनका भी कटे, एक बार गोपनीय तरीके से नगर परिषद में जरूर जाए और इनके जरूर बराबर एक बार इनके भी है ना, आपसे वादा करते हैं। नहीं कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, हम जरूर पहुंचेंगे, लाइव दिखाया जाएगा। हो सकता है कि आप पहुंचेंगे तो हो सकता है उस समय वही समस्या है सर, जहां हमारा कैमरा पहुंचता है ना तुरंत मास्क लग जाते हैं। चालान काटने वाले जितने भी हैं, या
इसको पालना करने वाले हैं, वो कितनी पालना करते हैं हम इसको बराबर दिखाएंगे। आपने देखा ना एसीबी ने कुछ कार्रवाई की तो डिपार्टमेंट में भय तो बैठा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एसीबी का कार्य तो सराहनीय रहा सर इस बार। कई बार साहब इसके चलते जो हम दिखाते हैं ना लाइव, और ये कानून पालना करने वाले को भी कभी दिखा देते हैं तो कई लोगों की मिर्ची भी लग जाती है। नहीं कई बार को होता है सत्यम बुरबाद प्रियम बुरबाद। हाँ। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि दर्शक इन दिनों अब कल से ले रहे हैं आईपीएल का आनंद। कल उद्घाटन मैच हुआ था मुंबई इंडियंस के बीच में। मुंबई इंडियंस ने खेला था कल का मैच आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, और वही परंपरा साथ में रही 2012 के बाद में कि मुंबई इंडियन कभी भी उद्घाटन मैच नहीं जीत पाई, और आखिरी बॉल पर हुआ फैसला और जीता आरसीबी ने, यानी विराट ने बाजी मारी रोहित पर। आज मैच चल रहा है गुरु और चेले के बीच में। यस, एक तरफ तो है चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी, वही है दिल्ली की कप्तानी इस बार ऋषभ पंत के हाथों में। मैच का क्या हो रहा है आप देख के आए थे क्या कुछ लाइव? नहीं, उस समय 128 चेन्नई पहले बैटिंग कर रहा था। चेन्नई ने पहले बैटिंग की, शायद सेम करने 14 गेंदों में 34 रन बनाए थे। आज 54 रन के करीब सुरेश रैना ने बनाए। और धोनी साहब चले कि नहीं चले? मैंने थोड़ा लेट, आज मैं क्या हुआ कि धार्मिक यात्राओं पर आज मैं कुठिला वाले बालाजी दर्शन किए, पिपलाज माता के, और आज आपका बर्थडे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा पहले तो पदम सर बर्थडे की हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं सर, और आप इसी तरह स्वस्थ रहें, चमकते रहें, दमकते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि समाज को जो आप योगदान दे सकते हैं वो इसी तरह देते रहें अनिल सर। बिल्कुल प्रयास रहता है कि जितना अपन लोग नहीं बिल्कुल, और हमें तो कभी भी है ना ऐसा लगता नहीं, हमेशा एक अपनापन सा महसूस होता है अनिल सर से, और जब भी हमने इनको याद किया है अनिल सर बिल्कुल हमारे लिए तैयार रहे हैं, चाहे किसी भी काम के लिए हमने कहा हो तो अनिल सर ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की यही एक पहचान होती है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि आपका उद्देश्य अच्छा है, कार्य अच्छा है, और आप भी तो समाज में एक प्रेरणा ही दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप कोशिश यही रहती है सर। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जो लग रही है आपका टीम वर्क है, निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग भी अगर आप लोगों को सहयोग करें तो नहीं बिल्कुल, और सब मिलके कतरा मिलकर के तो सागर बनता है सर। तो वही चीज़ है, लगातार खबरों को देखते रहें, हर खबर को दिखाना। जी हमारे दर्शक कह रहे हैं कि दारू की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। दर्शकों हम बताना चाहेंगे आपको लोगों के घरों में नल का पानी आए या नहीं आए, लेकिन राजस्थान सरकार ने दारू की फुल व्यवस्था कर रखी है दोस्तों। दारू पे कोई रोक पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, खूब पियो, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है कि लोगों के घर पे पानी तो पिला दो, और जो पानी भी पिला रहे हो आप गंदा पानी पिला रहे हो दोस्तों। गंगापुर सिटी के हमारे दर्शकों से कहना, सही बात हो तो शेयर करें और कमेंट करें, पूरे गंगापुर के अंदर गंदा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकारी लोग तो कैंपर का पानी पीते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं होता। क्यों है जी? बिल्कुल सही बात है, और जो मौजूद ऑफिसों में बिस्लरी का पानी पीते हैं। मौजूदा स्थिति है ना वो भी बड़ी शानदार चल रही है इस समय। आईपीएल में सीएसके ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए हैं 7 विकेट पर, और दिल्ली की स्थिति बड़ी मजबूत है, 113 रन बना चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो कुल मिलाकर के ये है सर कि मार सकती है बाजी। मैच का भी अच्छा हाँ, लेकिन धोनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। शिखर धवन 56 पर नॉट आउट हैं, 57 रन बना लिए हैं, और पृथ्वी शॉ उनका साथ दे रहे हैं, वो भी 57 रन पर हैं, और दोनों अच्छी पारी खेल रहे हैं। तो देखते हैं, मैं भी घर जा करके देखूंगा अगर देख पाया तो, और आप भी आईपीएल का आनंद लीजिए। मैच देखने से ज़्यादा अगर आप घर पे पहुंचोगे समय पे, तो मेरे ख्याल से आपका फेवरेट कार्यक्रम इंडियन आइडल जरूर देखेंगे। यस, सही पकड़े हैं, मुझे इंडियन आइडल ज़्यादा पसंद है। लाइव प्रोग्राम जो होता है ना, मैं वो जरूर देखता हूँ, मैं डांस के और सिंगिंग के। जलदार विभाग के अधिकारियों से निवेदन है, हमने बार कई गंगापुर सिटी में पाइपलाइन लीकेज पड़ी है, उसके चलते लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। एक और तो पानी के लिए कई बाड़ों में पानी के लिए त्राई मची हुई है, एक और लीकेज को बताते हुए भी कई बार 2 महीने से ऊपर नहीं बिल्कुल गंदा पानी मंदिर के वहाँ पे 2 लाइन लीकेज पड़ी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं किया गया है, और गुलकंदी के सामने लीकेज पड़ी है। मेरा मानना है कि नगर वाटर वर्क्स वालों को भी हेल्प डेस्क लगानी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो वास्तव में पानी गंदा आ रहा है, लेकिन पदम जी कुछ हद तक हम लोग भी दोषी हैं। बिल्कुल है, वो दोषी यूँ है कि हम लोग रात्रि को आप देखोगे तो पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन उतरे थे। अब ये अवैध कनेक्शन जब तक बंद नहीं होंगे ना, ये क्या करते हैं, अवैध कनेक्शन ले लेते हैं, दूसरे जो नल कनेक्शन है ना
उसको जो कटवाते नहीं पुराने वाले है, को छोड़ देते हैं। पुराने वाले को छोड़ देते हैं, वो पानी आता रहता है। वाटर वर्क्स को एक लाइन हेल्प डेस्क बिठानी पड़ेगी जो रात को उनको फोन करेगी, साहब इस समय अवैध कनेक्शन हो रहा है, और वो कार्रवाई करे। पर अनिल सर सोच भी तो हो, नहीं ये सोच ही नहीं है। नहीं मैं तो फोन करता हूँ, जलदाय विभाग की तो सोच ही नहीं है। आप उस कार्यालय को जाकर देखिए वो कितनी दुर्दशा का शिकार पड़ा है जलदाय विभाग। वो तो इन्होंने सोच रखा है कि हमें प्राइवेट में होने वाला है, वो धूल फांक रही है वहाँ। इसके लिए बता दें, राजनीतिक दबाव के चलते ही ये अवैध कनेक्शन होते हैं, वरना कोई पाइपलाइन के कोई हाथ लगा नहीं सकता। चलिए उनके खिलाफ एक दो मुकदमे जब तक दर्ज नहीं होगा ना, जो भी है कार्रवाई जो कर रहे हैं वो अगर, लेकिन इनको भी खुद को, क्योंकि खुद को गवाह बनना पड़ता है ना। कुल मिलाकर के ये है कि समस्याएं बहुत हैं, और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है और वक्त तेज़ी से निकल रहा है। कोरोना फिर दस्तक देने लगा है। अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें, मेडिकल एडवाइजरी के पालना ज़रूर करें। प्रशासन अपने स्तर पर जो बेहतर हो सकता है वो कर रहा है, आप अपने स्तर पर जो बेहतर हो सकता है वो करें। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो साप्ताहिक लॉकडाउन है ना, ये ताज़िंदगी रहे, कि कम से कम एक दिन का वक्त अपने परिवार के साथ में आप गुजारें। याद करिए कोरोना के उस टाइम को, जब आपने बहुत अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ गुजारा था। 6 दिन अच्छी तरीके से कमाइए, लेकिन एक दिन का वक्त। मेरा मानना कि आप, कोई कह रहा है ना कि कोरोना बीमारी नहीं है, फलाने आंदोलन हो रहे हैं या चुनाव हो रहे हैं या फलाने किसान आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन कोरोना वास्तव में बहुत बड़ी बीमारी है। आप हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में ना ले। बिल्कुल। ये मत देखें कि चुनावों में क्या भीड़ हो रही है या फलाने आंदोलन में भीड़ हो रही है, हमको उससे नहीं देखना। हमको ये देखना है कि हमारा परिवार, हम क्या कर सकते हैं। हमारा परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी। अगर आप बीमार हो जाओगे, परिवार कुछ हो जाओगे, तो परिवार के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। कुल मिलाकर के यही है, अपनी सोच आपको देखनी है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदी आदत ये है साहब कि हम दूसरों पर उंगली उठा देते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पर वहाँ कोरोना क्यों नहीं है, कि फलाने जगह आंदोलन हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ भीड़ नहीं फैल रही है। हमको ये नहीं देखना है वास्तव में ही बीमारी बहुत खतरनाक है, इसके बचाव ही उपाय है, इससे बचे। चलिए अवश्य लगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। और लॉन्ग लिव हैप्पीली, इसी तरह खुशी के साथ आप रहें आबाद। और पदम जी, आप और हम भी विदा लेते हैं अब दर्शकों से, क्योंकि बहुत लेट हो गए। लेकिन आज की इस लाइव को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ख्याल फिर अपनी बात आएगी, है ना, तो अपनी बात में अपना मुद्दा आएगा। गाँव नमाऊ चलंगा, घाट की राबड़ी छाछ का लेंगा मज़ा, तो ज़रूर देखो ख्याल की अपनी बात। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।